जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 क्लासेस देख ली थी। ये चौथी क्लास है। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है या फिर हमारी जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कोई भी वीडियो देखने से पहले पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, ताकि आप अपने नोट्स स्वयं बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजभाषा हिंदी की। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप के अंतर्गत हम लोग राजभाषा हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान में हमारे हिंदी के लिए क्या क्या कहा गया है या क्या क्या कहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ पे सन 1949 ईस्वी में राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के स्वीकृत भाषा। मतलब जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा है, प्रशासन, संसद और विधान मंडल तथा न्यायिक कार्यकलाप जो होते हैं, कामकाज जो होते हैं, उनको संचालित या वो किस लैंग्वेज में किए जाएं, उन पर जो लैंग्वेज स्वीकृत की गई है वो है राजभाषा। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वो कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रपति का आदेश 1955 में यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी गई कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। फिर है राजभाषा आयोग बना। सन 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, देखिए बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए वो कुछ इस प्रकार हैं। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। फिर यहाँ पे है कि देवनागरी लिपि अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास करने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। फिर संसदीय राजभाषा समिति बनी। अब जब संसदीय राजभाषा समिति बनी तो यहाँ पे संसदीय राजभाषा समिति इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 ईस्वी में जो सुझाव दिए वो कुछ इस प्रकार हैं। जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त ना कर लें, तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहें। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहने देना चाहिए।
केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए। उपर्युक्त दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ, जो कि किस प्रकार से जारी हुआ, वो ये है कि 45 वर्ष के कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे। धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए। तो ये कुछ थे, ठीक है। अब इनको बारे में उतना तो नहीं आता है, मेन ये होता है कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, उस हिसाब से ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक ये है राजभाषा अधिनियम 1963, जो कि 1967 में यथा संशोधित हुआ। संविधान के संबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना था, पर इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों विशेषतः पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। अब संकल्प जो लिया गया 1968 में, 1967 के संशोधन के बाद अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता को समाप्त हो गई थी। मतलब जो उनकी चिंताएं थी कि हिंदी को लागू कर दिया जाएगा, हम पर थोप दिया जाएगा, वो चिंता समाप्त हो गई थी। किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी कि जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार कुछ बिंदु थे उसमें कि सरकारी हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। तो ये है, हालांकि इसमें यह था, कुछ वैसा नहीं है। फिर ये एक चीज़ है इसमें कि सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। फिर राजभाषा नियम था 1976 में। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए थे, जिसमें से प्रमुख नियम जो है वो इस प्रकार है। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया, का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। का वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। खा वर्ग में प्रायः वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है किंतु पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। इनमें प्रमुख राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। गा वर्ग में शेष सभी राज्य आते हैं। इन राज्यों में प्रायः हिंदी नहीं समझी जाती। ये राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के 4 राज्य आते हैं। अब इसमें यह कहा गया कि का क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग हो। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। खा क्षेत्र के साथ समाचार समानता हिंदी में हो तथा गा क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में ही होता रहे।
हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे। इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, मोहरें आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। फिर 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति किस प्रकार हुई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न है। वो है गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, विविध मंत्रालयों तथा शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रति 1 वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है। वर्ष के हिंदी में काम करने वाले, देखिए वो किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में काम करने लगे हैं, कितने टंकन और आशुलिपि अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे, हिंदी के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए आदि ये गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग देखता है। फिर ये है इसमें विधि मंत्रालय। तो विधि मंत्रालय का विधायी विभाग मूलतः विधि साहित्य के अनुवाद से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग लगभग हमारे विधि साहित्य का अनुवाद कर चुका है। इसके अतिरिक्त संसद में आने वाले सभी विधेयक पहले से हिंदी अनुवाद तैयार करके पेश किए जाते हैं। अपनी एक और योजना के तहत अब यह विभाग समस्त विधि अनुभाग को इंटरनेट या निकनेट के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने से सक्षम हो गया है। कौन? विधि मंत्रालय। फिर आता है शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय और इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी व त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि तो इसके कार्य हैं ही, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण भी इसका एक प्रमुख कार्य है। इसकी पहल पर सरकार ने 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा के प्रति एक क्षेत्र में हिंदी के विकास तथा शोध कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये है दोस्तों राजभाषा के बारे में हमने पढ़ा। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने, समझने और अपने नोट्स बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।